नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। मैं मिथुन एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एग्जामपुर। हम हैं साथियों कलम से क्रांति तक। जैसा कि साथियों आपको पता है कि मैं छोटे छोटे टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। इससे पहले आपने एक वीडियो मेरी देखी होगी, छोटी सी थी लेकिन वो बड़ी किफ़ायती थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आपकी परीक्षा साथियों, कोई सी भी परीक्षा आपकी हो, चाहे आपकी यूपी बीएड एग्जाम की परीक्षा हो, चाहे आपकी साथियों टेट सुपर टेट या फिर सी टेट की एग्जाम की परीक्षा हो, चाहे आप किसी स्टेट के अन्य टीचिंग के एग्जाम को देने जा रहे हैं। साथियों, संविधान का ये टॉपिक अक्सर साथियों 2 सवाल लेकर आता है, 2 से 3 सवाल भी लेकर आता है। और बच्चों, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको अलग अलग चीज़ें पढ़नी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं छोटे छोटे टॉपिक आप लोगों के लिए बीच में लेकर आ रहा हूं ताकि आप इन वीडियो को देखकर एग्जाम के टाइम पर साथियों एक एक टॉपिक को तैयार करते जाएं, है ना। तो साथियों आप लोग जरूर बताइएगा कि ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। लास्ट तक बने रहिएगा और अंततः साथियों जब आप लोग जाएंगे तो अपना सजेशन जरूर देकर जाइएगा। अगर आपको अच्छा लगे, बिल्कुल लास्ट तक जब वीडियो देखेंगे, अगर लास्ट में वो अच्छी लगे तो साथियों अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक छोटा सा लाइक आप लोग बना दीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप सोच रहे होंगे कि सर टॉपिक कौन सा है, तो मेरे प्यारे दोस्त, टॉपिक का इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। टॉपिक आप लोगों के सामने लिखा होगा मौलिक अधिकार। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे संविधान का टॉपिक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का टॉपिक है। भारत के संविधान से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको मैं लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं। और देखिए, पहला स्टार्टिंग कहां से करेंगे। हमारा जो टॉपिक है मेरे प्यारे भाई, वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मौलिक क्यों होते हैं, ये अधिकार होते क्या हैं, इनको मौलिक क्यों कहा जाता है, इनको फंडामेंटल क्यों कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, अलग अलग लोगों ने, मेरे भाई, अलग अलग लोगों ने इनकी डेफिनेशन को अलग अलग दिया है। मैं एक जनरलाइज्ड आपके साथ जो इनकी कह सकते हैं परिभाषा है उसको आपको आपके बीच में बताता हूं। प्यारे साथियों, हमारे जीने के लिए जो चीज़ें मौलिक हैं, जिनके बिना साथियों समाज या आजकल के ज़माने में जो समाज है वो नहीं चल सकता, ऐसे साथियों नैतिक और मौलिक, ऐसे मौलिक अधिकार, ऐसी मौलिक चीज़ें जिसके बिना साथियों समाज में समरसता नहीं रह सकती है। समरसता और साथियों समाज में अपने अपने धर्म, अपने अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से जीवन, यानी कि एक व्यक्ति कैसे डिग्निटीफुल, कैसे साथियों मतलब कह सकते हैं गर्वपूर्ण पूर्वक अपने जीवन को जिएगा, ऐसी उन मूलभूत चीज़ों की या मूलभूत आवश्यकताओं की जो पूर्ति करते हैं वो साथियों संविधान के द्वारा, राजनीति के द्वारा जो करे जाते हैं उनको हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। आइए मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम में कैसे सवाल बनेगा उसके ऊपर डिस्कशन तो हम लोग वैसे नॉर्मल डिस्कशन तो हम आराम से करते ही रहेंगे, लेकिन एग्जाम में कैसे सवाल आप लोगों का बनेगा, आपको कैसे टैकल करना है उसके बारे में देखेंगे। आइए जानते हैं मौलिक अधिकार साथियों, इनको फंडामेंटल राइट भी बोलते हैं और साथियों ये नैसर्गिक होते हैं। याद रखिएगा, एक शब्द जो आप लोगों से कई बार पूछा जाएगा, ये नैसर्गिक होते हैं। नैसर्गिक होते हैं प्राकृतिक में साथियों, इनकी प्रकृति जो होती है वो नैसर्गिक होती है। प्रकृति में ये नैसर्गिक होते हैं। नैसर्गिक का मतलब होता है कि भैया इनके बिना बड़ा मुश्किल पड़ता है जीना। देखिए भैया, संविधान में कहां इनको रखा गया है, तो कहेंगे भाग 3 में रखा गया है। सवाल पूछता है, ये हमारी भारत की संविधान की बुक है, संविधान के भाग 3 में रखा गया है। और मेरे प्यारे साथियों, संविधान के भाग 3 में इनको रखा गया है तो कुल किस अनुच्छेद में रखा गया है, आप कहेंगे भैया इनको रखा गया है किसमें, 12 से लेकर 35 अनुच्छेद में। सवाल यहीं से बनता है, भाग 3 में संविधान में मौलिक अधिकार है और 12 से 35 तक अनुच्छेदों में रखा गया है। और मेरे प्यारे साथियों, पूरे संविधान में इसको, इन अधिकारों को, इन मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान में मौलिक अधिकारों को पूरे संविधान में कह सकते हैं तो इनको मैग्ना कार्टा साथियों कहा जाता है। मैग्ना कार्टा साथियों, आप लोग अगर पश्चिम को थोड़ा सा पढ़े होंगे तो वहां से जानेंगे, उस पर नहीं जाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्त, अगला इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि ये लिया कहां से गया है, इनको साथियों कहां से उद्गित किया गया है। आप जानते हैं हमारे संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे, लगभग 60 से भी ज्यादा देशों का साथियों संविधान को पढ़ा था। तो ऐसे ही साथियों यूएसए से लिए गए हैं, प्रेरित हैं, यूएसए से अधिकार लिए गए हैं। तो 4 सवाल आपके इस स्लाइड से बनते हैं। चलते हैं आगे। पहला सवाल देखिए स्लाइड से बनता है, किस भाग में है, दूसरा किस अनुच्छेद में है, मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, और प्यारे साथियों कहां से लिया गया है। आगे चलते हैं और देखते हैं बच्चों इनका कुछ ऐतिहासिक विकास, कैसे इनको विकास कैसे हुआ, ऐतिहासिक सिस्टम कैसे आया। देखिए आप लोग कहेंगे भैया हाँ बताइएगा, तो बता रहे हैं प्यारे दोस्त। मेरे भाई देखिए, 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा पहली बार इन मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। आपसे पूछा जाएगा कब की गई थी, किसके द्वारा, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में सबसे पहली बार मांग साथियों इनकी की जाती है। मांग करने के बाद देखिए, मांग करने के बाद नेहरू जी एक रिपोर्ट लगाते हैं 1928 में, और ये मांग को लिखित रूप से संविधान सभा के सामने या ब्रिटिशर्स के सामने रखते हैं। बच्चों कब, 1928 में ये
लिखित रूप में मांग रखी जाती है। सवाल ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक 1895 में पहली बार मांग कर रहे हैं, लिखित रूप में नेहरू रिपोर्ट में कहा जाता है, और अंतिम रूप से साथियों 1931 में कराची अधिवेशन, जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, कराची के अधिवेशन में 1931 में सरदार पटेल ने भी साथियों इन मांगों को मतलब कह सकते हैं जबरदस्त तरीके से इनकी मांग को उठाया था। तो ये 3 सवाल भी आपको इसके इतिहास से रिलेटेड पूछे जाएंगे, तो आप लोग याद रखेंगे। बच्चों आगे देखते हैं, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 क्या कहता है। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 12 से 35 तक है, तो एक एक को पढ़ते हैं, एक एक को हम लोग पढ़ते हैं कि 12 में क्या है और 13 में क्या है। जहां जरूरत होगी वहां आपको बताते चलेंगे। देखिए अनुच्छेद 12 क्या कहता है। अनुच्छेद 12 प्यारे साथियों क्या कहता है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है। मेरे प्यारे दोस्त, अनुच्छेद 12 में राज्यों की परिभाषा है, और मैं आपको यह बता दूं कि अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश वाले राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश वाले राज्य नहीं है, तो सर कौन से राज्य हैं। तो राज्य हैं प्यारे साथियों वो राज्य जिसमें जो ऐसा कोई भी संगठन जिसमें सरकार का किसी ना किसी तरह से कोई पार्टिसिपेशन है। जैसे देखिए क्या है, विधानसभा एक राज्य है, LIC एक कंपनी है, एक राज्य है कंपनी है, LIC कोई गवर्नमेंट के कुछ शेयर हैं, और ये राज्य की तरह बिहेव करेगी। और जैसे ONGC है, ये भी एक राज्य है। और जैसे साथियों आप कह सकते हैं, आप किसी कंपनी में आप काम करते हैं तो आपके लिए कंपनी भी एक राज्य हो गया, वो राज्य क्या है। देखिए आपसे सवाल पूछता है कि मौलिक अधिकार किसके प्रति हैं, तो आप कहेंगे व्यक्तियों के राज्य के अगेंस्ट साथियों, व्यक्तियों के राज्य के प्रति साथियों ये डिमांड्स है। ये व्यक्ति कौन है, हम लोग हैं, हम लोग अलग अलग उत्तर प्रदेश बिहार में रहने वाली पब्लिक है। और राज्य कौन है बच्चों, जहां पर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, मैं कह रहा हूं कोई बैंक हो सकता है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें गवर्नमेंट के कुछ शेयर होते हैं, वो राज्य कहलाता है। कितने सारे हो सकते हैं, मैंने 2-3 आप लोगों को एग्जाम्पल समझाए हैं। तो राज्य की परिभाषा आप लोग आज से ध्यान रखेंगे। राज्य वो नहीं है जिसकी सीमा होती है, जिसमें जनसंख्या होती है। संविधान में राज्य का मतलब है कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक को डील करता है और सरकार के कुछ पैसे या सरकार का कुछ शेयर उसमें रहता है। 12 वाले में 12 क्लियर हुआ होगा। 13 देखते हैं, 13वां क्या कहता है बच्चों। 13वां अनुच्छेद कहता है, देखिए अनुच्छेद नंबर 13 कहता है न्यायिक समीक्षा। ये न्यायिक समीक्षा के लिए बात करता है। और ये क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून था, संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून था, अगर वो मौलिक अधिकारों को का हनन कर रहा है, मौलिक अधिकारों को कम कर रहा है, छेड़ रहा है, तो वो शून्य कहलाएगा। या संविधान बनने के बाद या संविधान लागू होने के बाद भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो मौलिक अधिकारों को छोटा करे या उनका अल्पीकरण करे। सवाल समझिएगा, अनुच्छेद नंबर 13 पूरे के पूरे मौलिक अधिकार को साथियों ये दृढ़ता देता है। और यही साथियों न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू करने के लिए पावर देता है हमारी कोर्ट्स को, हमारे सुप्रीम कोर्ट को, कि भैया वो पावर है उनके पास कि देखे कि क्या कोई भी कानून सरकारें बना रही हैं, कोई भी कानून ये राज्य बना रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये राज्य जो हैं जो कानून बना रहे हैं, ये कभी ऐसा तो नहीं है कि हमारे मौलिक अधिकारों को कम कर रहे हो। अगर मौलिक अधिकारों को कम करने वाला कानून अगर वो संविधान लागू होने से पहले का होगा तब भी वो शून्य हो जाएगा, अगर बाद में बनेगा तब भी शून्य हो जाएगा। मतलब ये है कि अनुच्छेद नंबर 13 किसी भी कानून को जो कि हमारे मौलिक अधिकारों के असंगत होगा उसको शून्य करता है। और साथियों ये पावर देता है, असंगत कानून को शून्य कर देता है, और ये न्यायिक समीक्षा की शक्ति हमारे सुप्रीम कोर्ट्स और कोर्ट्स को देता है। तो 12 और 13 को अच्छा समझाने के लिए आपको मिलेगा नहीं। आगे चलते हैं और पहुंचते हैं 14 नंबर पर, है ना। 14 देखिए, हमारे मौलिक अधिकार जो है, आप लोग कहेंगे कि मौलिक अधिकार जो है, मैं लास्ट में बताऊंगा, हमारे मौलिक अधिकार पहले 7 थे अब 6 हैं। मौलिक अधिकार पहले 7 थे अब 6 हैं। देखिए 14 में क्या कहा गया है, 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समान समझा जाएगा, उसको कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये साथियों आपको देखने को मिलेगा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार बच्चों, समानता का जो अधिकार है हमारे संविधान में अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 तक दिए गए हैं। इन्हीं को हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं में से पहला हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या है जिसमें 14वां क्या कहता है। देखिए समक्ष क्या कहता है, देखिए विधि के समक्ष समानता कहां से ली गई है, कह रहे हैं क्या बच्चों, है ना। विधि के समक्ष समानता कहां से ली गई है, तो ये ब्रिटेन से ली गई है, कई बार पूछता है। और विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। एक बच्चों निगेटिव कॉन्सेप्ट है, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, दोनों को समझेंगे क्या बच्चों, है ना। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्विटी बिफोर लॉ,
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, समान संरक्षण मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लॉ के साथ सबको इक्वल है, तो यूएसए से लिया गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। याद रखिएगा, कई बार पूछता है डाइसी का सिद्धांत वगैरह, है ना। आगे देखिए, अब क्या कह रहा है, अब इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ ये क्या कह रहा है, ये ब्रिटेन से लिया गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये साथियों आप लोगों को दो सिद्धांत आपको देखने को मिलेंगे, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। ये अनुच्छेद नंबर 14 में है, सभी के लिए विधि जो है, कानून जो है वो सभी के लिए समान है, ये कहता है 14वां अनुच्छेद। आइए 15वें पे चलते हैं, और 15वां साथियों क्या कहता है, देखिए 15 अनुच्छेद नंबर क्या कहता है, अनुच्छेद नंबर 15 जो कि हमारे समानता का अधिकार देता है, कह रहा है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ साथियों भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म, जाति, लिंग, वंश, है ना, देखिए धर्म, जाति, लिंग और वंश और साथियों जन्म स्थान कितने हो गए बच्चों, 1 2 3 4 और 5 साथियों, है ना। 5 ऐसे बैकग्राउंड हैं, इन 5 बैकग्राउंड को रखकर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये बच्चों कह रहा है हमारा आर्टिकल नंबर 15, है ना। आर्टिकल नंबर 15 यही कह रहा है, लेकिन आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता को क्या कहते हैं, लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर दिया जाएगा, है ना, ये कहता है। लेकिन बच्चों 15 और 16 ही ऐसे आर्टिकल हैं जो आरक्षण को जन्म देते हैं। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि भैया हम लोग जो है ना लिंग, वंश, जाति और इसके हिसाब से किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन सोचिएगा, एक महिला है, प्रेग्नेंट है, एक महिला है और वो प्रेग्नेंट है, अगर वो दहाड़ी मजदूरी कर रही है किसी कंपनी के अंदर, वजन उठा रही है किसी कंपनी के अंदर, और वो उसको 40 किलो 50 किलो वजन उठाने के लिए मना किया गया है डॉक्टरी साथियों मैंने, लेकिन एक आदमी और एक पुरुष तो कहेंगे समान काम के लिए समान मामला चल रहा है, तो ऐसा साथियों भेदभाव बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ किया जा सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा। आरक्षण जो है पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। 15 और 16 ऐसे ही बच्चों 16 में कह रहे हैं सरकारी नौकरी में या नियोजन में सबको समानता दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये समानता जो है ना, ये समानता किस लिए, ऐसा ना हो कि किसी को नीचे दबाने के लिए नहीं। हमारे यहाँ आरक्षण का जो सिस्टम है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का है, मतलब ऊपर उठाने के लिए बात करी गई है। तो बच्चों यहाँ पर दिया जा सकता है आरक्षण। आप लोग देख रहे होंगे मंडल आयोग ने ये आरक्षण ओबीसी को 27% आरक्षण दे रखा है, ये जाति के हिसाब से है, लेकिन ये तो पॉजिटिव है क्योंकि उन लोगों। और बच्चों 103वां संविधान संशोधन होता है जिसमें ईडब्ल्यूएस को ये साथियों ये किसके बारे में बात करता है, 16वें के बारे में बात करता है। 103वां संविधान संशोधन जो कि बच्चों ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर जो सेक्शन है, यानी कि जो जर्नल के लोग हैं और वो साथियों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं, उनको साथियों 10% दिया जाएगा आरक्षण। तो ये आरक्षण की जो मुद्दा है बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, ये 2 आर्टिकल्स आपको देते हैं। आइए आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 17 और 18, यानी कि जो हमारा समानता का अधिकार है, 17वां अधिकार क्या कहता है, कहता है अस्पृश्यता का अंत, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब होता है कि छुआछूत को पूर्णतः प्रतिबंध करना होगा। देखिए आप लोग जानते हैं, आपके घरों और गांव में भी लोग होंगे और कहते होंगे बच्चों, आपके घर कोई मतलब कह सकते हैं नीची जात का बंदा आता होगा, व्यक्ति आता होगा, तो उसको खाट पे पानी ये सब चीज़ों से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता होगा। आपको बता दूं साथियों, केरला में एक मूलाक्रम का कानून, मूलाक्रम जैसा कानून होता था। ये अछूत की बात कर रहे हैं हम, छुआछूत की। एक मूलाक्रम जैसा कानून होता था साथियों, कहते थे कि भैया जिसके देखिए उनको ना अपने जो महिलाएं होती थी, वो कहते हुए भी शर्म लगती है, महिलाएं जो होती थी उनको अपने स्तन को ना ढकने नहीं दिया जाता था। कहते थे जिसके जितने बड़े स्तन होंगे और जितना मतलब वैसा होगा उसको उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे गंदे कानून हमारे यहाँ थे। इसीलिए साथियों संविधान निर्माताओं ने सोचा कि भैया अनटचेबिलिटी हमारे लिए पाप है, हम लोग अनटचेबिलिटी को खत्म करेंगे। तो 17वें नंबर में कहता है अस्पृश्यता का अंत। बहुत बार सवाल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अस्पृश्यता का अंत 17वें नंबर पर कहता है। और बच्चों अब कहता है क्या, देखिए अब कहता है क्या, 18वां जो अनुच्छेद है वो कहता है उपाधियों का अंत करना। उपाधियों का अंत करना मतलब, उपाधियों का अंत का मतलब क्या होता है, देखिए 18वां उपाधियों का अंत। जैसे बच्चों आप लोग जानते हैं, जैसे मेरे प्यारे दोस्त आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग गुलाम थे, हमारे ऊपर साथियों मुगलों ने, और उसके बाद मुगलों ने, और उसके बाद तुर्की और बात है ना, मुगलों ने हम पे राज किया, उसके बाद अंग्रेजों ने हम पे राज किया। तो साथियों अंग्रेज कैसे राज करते थे, अंग्रेज हम लोगों में से कुछ लोगों को बड़ी बड़ी पदवी दे देते थे, जैसे किसी को सुल्तान की, किसी को राय साहब की, किसी को साथियों महाराजा की, है ना। तो वो महाराजा जो है अपने आप को पूरी पब्लिक से अलग समझने लगते थे।
तो बच्चों ये संविधान बनने के बाद भी ऐसा चला, आपने आज भी देखा होगा कहीं राय साहब कहे जाता है, कहीं किसी को कुछ कहा जाता है। तो ये साथियों हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा नहीं, भारत में समरसता समानता का मतलब है कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, कोई महाराज नहीं है। तो बच्चों 18वां कहता है महाराजा सुल्तान आदि जैसी जो जितनी भी पदवी हैं उनको समाप्त कर दिया जाएगा, अब समान है सब लोग, है ना। आपको भीड़ में राय साहब कह के बुलाकर अलग नहीं करा जाएगा, हालांकि कुछ जमीनी स्तर पर चीजें चल रही होंगी तो उस पर आप लोग नहीं जाएंगे। देखिए तो उपाधियों का अंत, लेकिन उपाधियों का अंत का मतलब क्या है, ऐसा तो नहीं है भाई मुझे भारत रत्न मिल गया, मुझे ये मिल गया तो वो, देखिए केवल एक अपवाद है, उपाधियों में एक अपवाद है, केवल शिक्षा और सेना की उपाधि ली जा सकती है ना, एडमिरल, है ना, जनरल, कर्नल, ये उपाधि आप लोगों को लगाई जा सकती है नाम से पहले, लेकिन इसके अलावा कोई उपाधि साथियों आप लोगों को शिक्षा और सेना के अलावा बाकी उपाधियां जो है सब अंत कर दी गई। लेकिन मेरे साथियों एक और बात देखिएगा, जैसे भारत रत्न, पद्म पुरस्कार आदि उपाधियों, है ना, सम्मान नहीं है। अगर आप किसी के नाम के आगे कहें पद्मश्री ये सिंह, भारत रत्न ये सिंह, तो साथियों ये उपाधि नहीं है, ये पुरस्कार हैं, ये पुरस्कार हैं, तो ये लगा सकते हैं। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि उपाधियों के अंत में, है ना, अपने नाम के आगे ये नहीं लगा सकते, वो नहीं लगा सकते, तो डॉक्टर लगाते हैं बहुत लोग, डॉक्टर लगाते हैं बहुत लोग, इंजीनियर लगाते हैं बहुत लोग, तो बच्चों ये क्या है, केवल शिक्षा और सेना वाली लगा सकते हैं। ये आपका पहला अधिकार खत्म होता है ना, जिसका नाम था समानता का अधिकार। आप करते हैं बच्चों स्वतंत्रता का अधिकार, हम लोग पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में बच्चों 19 से लेकर कहां तक दिया हुआ है, 22 तक दिया हुआ है बच्चों। यह है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर 22 तक। देखते हैं क्या कहता है। देखिए 19वां कहता है नागरिकों को 6 प्रकार की साथियों स्वतंत्रता है, नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी स्वतंत्रता बच्चों 6 प्रकार की है? 19वें कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है बच्चों, बोलने की, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद नंबर 19 में बताई गई है। क्या? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब ये स्वतंत्रता क्या क्या है आप लोग जानिएगा, कौन कौन सी स्वतंत्रता आपको मिली हुई है ये आप लोग जानिएगा। देखिए बच्चों कैसे, देखिए बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस की आजादी है, बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस की आजादी है, आरटीआई जो आप राइट टू इंफॉर्मेशन लगाते हैं ना, वो आर्टिकल नंबर 19 आपको पावर देता है कि आपका ये अभिव्यक्ति है, आपका ये बोलने का आजादी है। आपको इन 6 प्रकार की आजादियों में पहले प्रकार की है बोलने की स्वतंत्रता, आरटीआई की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। नंबर साथियों अगर हम बात करें, है ना, अगर हम बात करें देखिए और क्या, पूरे देश में कहीं भी आबाद रूप से घूमने की स्वतंत्रता, है ना। एक कहती है संपत्ति का अधिकार, ये समाप्त कर दिया गया है बच्चों, ये पहले था, ये 44वें संविधान संशोधन में, 44वें संविधान संशोधन जब हुआ, संविधान संशोधन हुआ, है ना, तो बच्चों कब हुआ था ये 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया था, और इसको समाप्त करके अब 300 क में ला दिया गया था। अनुच्छेद नंबर 300 क में इसको अब क्या कर दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। 4 प्रकार की स्वतंत्रता आपने ये पढ़ी। बाकी देखिए 20वें नंबर पर देख सकते हैं। देखिए अगर मैं 4 प्रकार की बात करूं तो अभी बताता हूं। देखिए 4 प्रकार की, पहली आपको बोलने की है, दूसरी आपको साथियों बोलने की आजादी, फिर दूसरी आपको है संघ बनाने की, मतलब संघ और संगठन बनाने की आजादी है, तीसरी आपको सभा करने की आजादी है। लेकिन सभा करने की आजादी आपको है ऐसे कि आपकी वजह से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, कोई भी पब्लिक डिस्टर्ब ना हो, सभा करने की है। फिर उसके बाद उस सभा को लेकर कहीं भी घूमने की आज़ादी है, कहीं भी पूरे भारत में आबाद रूप से घूम सकते हैं। उसके बाद अगर आप कहीं भी घूम सकते हैं तो आपको साथियों कहीं भी जाकर बसने की आज़ादी भी है, कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी बस सकते हैं आप, उसकी आज़ादी भी आपको है। उसके बाद साथियों बसने के बाद आप लोग अपना कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, पूरे भारत में कहीं भी बसकर आप लोग अपना व्यापार कर सकते हैं, ये भी आपको आज़ादी है। लेकिन उस व्यापार में आपको ध्यान रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग आरडीएक्स, आप लोग बम गोले बारूद बनाने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि आप मतलब केमिकल में ऐसा केमिकल बनाने लगे जिससे जहर बन जाए, जिससे लोगों को नुकसान हो, तो ये भी आपको याद रखना होगा। और मेरे प्यारे साथियों देखिए 1D यानी कि चौथे नंबर पर आपको दिया गया है कि आबाद रूप से घूमने की आज़ादी कहीं भी भारत के अंदर, इनसाइड द भारत। याद रखिएगा ये आज़ादी भारत के अंदर है, भारत की सीमा में है, ना कि सीमा के बाहर। सीमा के बाहर घूमने की आजादी के लिए आपको आर्टिकल नंबर 21 अभी हम लोग पढ़ाएंगे। आइएगा आगे देखते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि बच्चों, 20वां अनुच्छेद कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि मतलब क्या है, इसका मतलब अपराधों के लिए दोष सिद्धि का मतलब क्या है समझिए। एक अपराध के लिए केवल एक ही सजा दी जाएगी, एक अपराध के लिए एक ही सजा। अगर किसी ने मारा, अगर किसी ने सपोज दैट किसी ने गोली मार दी, किसी को गोली मार दी और वो मरा नहीं, अगर वो मरा नहीं लेकिन गोली तो मार दी, तो अपराध वही है। ऐसा नहीं है कि भैया गोली मार दी बच गया तो अपराध कम कर दो। एक सजा के लिए एक बार, 2 बार नहीं, एक बार गोली मार दी, उसको फांसी हो गई, पता चला वो गोली से नहीं मरा, है ना, गोली से नहीं मरा, लेकिन 20-25 दिन या 1 साल जीने के बाद फिर मर गया, उसको बेचारे को उम्र कैद मिली थी, अब उम्र कैद मिली, उसी केस के लिए दोबारा उसको फांसी नहीं मिल सकती।
फांसी नहीं मिलती, एक अगर उसने कोई काम करा है उसको एक ही बार सजा दी जाएगी, ये कहता है। देखिए, और दूसरा क्या कहता है, खुद के खिलाफ बच्चों, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा कि भैया पिक्चरों में क्या करते हैं, लोग मारते हैं किसको, लोग पुलिस जो भी मर्डरर होता है, जो भी चोर होता है, उसको पकड़ के बहुत मारते, कहते हैं कबूल कर मैंने किया, कबूल कर मैंने किया, कबूल कर मैंने किया। वहां तो कबूल करा लेते हैं, लेकिन जब वो कोर्ट के सामने जाते हैं, अगर कोर्ट में वो मना कर दे कि मेरे साथ जबरदस्ती की गई है, मैं इसे जबरदस्ती बुलवाया गया है, तो उसकी गवाही को साथियों कोर्ट नहीं मानती है। याद रखिएगा, खुद के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद नंबर 20 कहता है अपराध के समय लागू कानून के तहत ही उसको सजा दी जाएगी। 20 कहता है अपराध के समय जब भी जो भी कानून चल रहा होगा उसी के तहत सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है मैंने 2025 में एक मर्डर किया और मर्डर की सजा 10 साल थी, सपोज दैट मैंने किया नहीं है, हालांकि ऐसा मत सोचना कि मैंने कर दिया है, कि मैंने मर्डर किया और अपराध की सजा साथियों 10 साल थी, लेकिन अब 2026 में मुझे सजा मिल रही है, तो उस समय सजा साथियों 20 साल हो गई है, तो मुझे 20 साल सजा नहीं मिलेगी, मुझे 10 ही साल सजा मिलेगी। अपराध के समय जो कानून होगा उसी कानून के थ्रू मुझे सजा मिलेगी, चाहे वो अपराध की सजा कम हो चाहे ज्यादा हो, जिस समय का कृत किया होगा, जिस समय अपराध किया होगा उस समय की सजा। ये भी 20 कहता है आपातकाल में भी इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। आपातकाल भी चल रहा है तब भी इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। ये साथियों हमारे भारत के संविधान में आपका अपराधों के लिए 2 सिद्धि का अनुच्छेद नंबर 20 था। आइए 21 पे चलते हैं। 21 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में एक सवाल यहां से मिलता है, चाहे आप लोग साथियों आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में चले जाइएगा, चाहे साथियों आप लोग यूपीएससी के एग्जाम में चले जाइएगा, मतलब सबसे छोटे से सबसे ऊपर तक में जाएंगे, हर जगह 21 को पाएंगे, हर जगह 21 को पाएंगे। कैसे है 21? 21 क्या है बच्चों? 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, मतलब जीने का अधिकार देता है, डिग्निटी फुल जीने का अधिकार देता है, मतलब कहते हैं ससम्मान जीने का अधिकार देता है। एक बात बता दूं बच्चों, अभी एक केस करंट में चल रहा है जिसमें पैसिव यूथेनेसिया दिया गया है, जिसमें पैसिव यूथेनेसिया हरीश राणा को दिया गया है, मतलब उन्होंने इच्छा मृत्यु मांगी थी। तो भारत का संविधान जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार नहीं देता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। और भारत का पहला केस है हरीश राणा का, जो साथियों इच्छा मृत्यु मिली है उनको पैसिव यूथेनेसिया मिला है, बाकी अभी तक कोई नहीं मिला। हमारे यहाँ एक्टिव यूथेनेसिया नहीं लागू है। लेकिन अब हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल नंबर 1 की। देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग सोचते होंगे कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आप लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं और पुलिस आपका चालान काट रही है, आपके पास हेलमेट नहीं है, तो सोचते होंगे क्यों काट रही है भाई, क्या जरूरत पड़ रही है सरकार को? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों और छोटे और बड़े भाई बहनों, सुनिएगा। सरकार कानून के को ध्यान में रखते हुए काम करती है और सरकार ने आर्टिकल 21 दिया है जीने की स्वतंत्रता। तो जीने की स्वतंत्रता है, आपको स्वयं भी अपना साथियों अपना जीवन समाप्त करने का अधिकार नहीं है। आप खुद भी सुसाइड करते हैं ना, अधिकार नहीं है। सुसाइड हमारे यहां पाप है, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आप अगर मान लो हेलमेट लगाएंगे, है ना, हेलमेट लगाएंगे तो आप लोग अगर गिरे किसी वजह से तो आपके सर में चोट नहीं लगेगी, आपके मरने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपको साथियों गिर जाएंगे, मर जाएंगे, और मरने का अधिकार तो है नहीं, सरकार तो नहीं चाहती है आप मरे, फिर आप लोग दुनिया भर की चीजें करेंगे, क्लेम करेंगे। इसलिए सरकार आपको डराने के लिए, आपको धमकाने के लिए मेरे प्यारे साथियों क्या करती है, आपको हेलमेट लेने के लिए जरूरी करती है और कुछ पैसा लेती है आपसे चालान के रूप में, ताकि आप लोग अगली बार से इससे करने से बचें, क्योंकि हमें पता है कानून को मानेंगे कब हम, जब हम पे थोड़ा सा दंड रखा जाए। इसलिए ऐसे ही साथियों पर्यावरण की बात होती है, सरकारें पर्यावरण के लिए आपको घर से बाहर निकलने के लिए मना करती हैं, क्योंकि जीने का अधिकार है। और आपके जीने का ऐसे नहीं, आपको स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ पानी का अधिकार भी जीने के अधिकार में है। अगर आपका गंदा पानी और पर्यावरण अस्वच्छ रहता है तो साथियों आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अभी बताएंगे आगे। देखिए क्या कह रहा है, देखिए निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है। आपका स्वयं का पति, आपकी पत्नी, आपका भाई, आपका माता पिता आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अपराध है बच्चों, प्राइवेसी है। और मेरे प्यारे साथियों, अपनी पसंद, देखिए सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा ना, इसे देख के खुश हो जाएंगे, अपनी पसंद का, अपनी पसंद से शादी, अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकते हैं आप। शादी व्यक्ति का मतलब दोनों आ जाते हैं उसमें, मेल भी और फीमेल भी। अगर आप बालिग हैं, 18-21 के हैं, तो आप अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं। आपको साथियों इसमें जो प्राण है, सोने का अधिकार है, सोने का अधिकार भी है। आप आराम से सो सकते हैं आबाद रूप से। बहुत सारे केस आपको मिलेंगे ऐसे जिसकी सोने के लिए डिस्टर्ब करा गया चीज। देखिए आपने देखा होगा रात को 11 बजे के बाद डीजे बंद कर दिया जाता है, क्यों? क्योंकि पक्षियों की, आदमियों की नींद डिस्टर्ब होती है, और नींद आना, आराम से सोना वो हमारा अधिकार है,
स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण और दैहिक, दैहिक मतलब उस शरीर को चलाने का अधिकार, स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है हमें, है ना। और इसीलिए गवर्नमेंट हमारी मोटरसाइकिल पे पोल्यूशन का वो लगाती है, चालान करती है, प्रदूषण न कर रहे हो हम ज्यादा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इतना प्रदूषण कर रहे हैं कि हम जीव जंतु भी मर जाएं। तो ये भी किसमें है, निजता का अधिकार, प्राइवेसी भी साथियों इसमें शामिल है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता भी इसमें शामिल है। और मेरे प्यारे साथियों, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। अपनी पसंद से शादी कर सकते हो, निजता से रख सकते हो, है ना। और आप लोग देखेंगे, है ना, कि स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है, लेकिन 21 में मरने का अधिकार नहीं है। ये आप लोग याद रखिएगा। 21 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं बच्चों 22वें, 21A, 21A बच्चों, 21A मेरे प्यारे साथियों, ये अधिकार है 21A। 21A मेरे प्यारे साथियों, भारत के संविधान में 21A जो नहीं था, 21A हमारे भारत के संविधान में नहीं था, तो कब जोड़ा गया बच्चों? 21A को जोड़ा गया। 21A को मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल नंबर 21A को जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 को, और कहा गया प्रत्येक अभिभावक का, प्रत्येक व्यक्ति को सरकारें पढ़ाएंगी। राज्य का यह अधिकार होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य शिक्षा दी जाए, और 6 से मतलब कैसे 6 से 14 तक 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ये राज्य का, कौन से राज्य का? स्कूल राज्य है ना, स्कूल राज्य है, पार्लियामेंट राज्य है, विधानसभा राज्य है, ओएनजीसी राज्य है, मेडिकल कॉलेज राज्य है सब, ये सब राज्य हैं। राज्य उत्तर प्रदेश नहीं है। इन सबका अधिकार है कि भैया सरकार का अधिकार है, सरकारी स्कूल्स हैं तो उनका अधिकार है कि सभी को क्या पढ़ने का अधिकार दें। 21 में कह रहा है, देखिए 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क रूप से पढ़ने का अधिकार है। और ये अधिकार मेरे बच्चों कहां से मिला है? भारत के संविधान में मूल रूप से नहीं था, इसलिए 21A जुड़ा है, क्योंकि जीने का अधिकार है। और जिएंगे कैसे? जब हम पढ़े लिखे होंगे तो हम अच्छी तरह से जिएंगे, अपना जीवन यापन कर सकते हैं, कुछ व्यवसाय कर सकते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, और 21वां अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसमें हमें शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया। ठीक है, आइए चलते हैं बच्चों 22 पे चलते हैं। 22वां अनुच्छेद गिरफ्तारी और साथियों निवारक निरोध से रिलेटेड सवाल है कि गिरफ्तारी के विरुद्ध है, आपको गिरफ्तारी के विरुद्ध है, एक दो सिद्धि के विरुद्ध है, दोनों को अलग अलग करके याद रखेंगे। ये गिरफ्तारी के विरुद्ध है, मतलब गिरफ्तारी के विरुद्ध कैसा है? आपको कोई अगर गिरफ्तार करने आता है मेरे भाई, तो आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। पहला, कारण जाने का, क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? बिना वारंट के नहीं आते ना, क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, इसलिए वारंट लेकर आते हैं, पहला। दूसरा, आपको अगर गिरफ्तार करता है तो आपको अपने मनपसंद वकील के साथ, है ना, वकील करने का अधिकार है। 2 अधिकार हो गए हैं। तीसरा साथियों, अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है तो साथियों उसको 24 घंटे के अंदर, आपकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट यानी कि पास में जाकर, पास में जो भी क्या होगा, पास में जो भी मेरे प्यारे साथियों मजिस्ट्रेट होगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, उस मजिस्ट्रेट के अंदर 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करने का अधिकार है। और इस 24 घंटे में प्यारे साथियों ट्रेवल का टाइम यानी कि यात्रा का टाइम नहीं जुड़ता है। याद रखिएगा, यात्रा का टाइम नहीं जुड़ता है। बाकी 3 प्रकार के साथियों, है ना, गिरफ्तारी से निवारक या गिरफ्तारी से के विरुद्ध ये अधिकार आपको आर्टिकल नंबर 22 में दिया गया है। तो ये साथियों 19 से 22 तक आपके स्वतंत्रता के अधिकार हुए। चलते हैं आगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार बच्चों, शोषण के, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध किन चीजों का शोषण? 23 में मानव दुर्व्यापार और बेगार पर पूर्ण रूप से रोक है। दुर्व्यापार, देह व्यापार कर रहे हैं, जबरदस्ती बेगार करा रहे हैं, बिना पैसे की नौकरी करा रहे हैं, बंधुआ मजदूरी करा रहे हैं, ये नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई भी राज्य करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको दंड देगी। आप लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं। अभी बताएंगे कैसे जाना है। देखिए, बात करते हैं जैसे साथियों महिला और बच्चों और दासों की खरीद और बिक्री, ये दंडनीय अपराध है। इसी के थ्रू साथियों आप लोगों को देखा होगा, हमारी माताएं बहनें छोटी छोटी बच्चों को लोग पकड़ के लाते हैं, बंगाल, बिहार, दुनिया भर के और दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में इनको देह व्यापार में लगा देते हैं। बड़ी घिनौनी सी चीज है साथियों। सुप्रीम कोर्ट इसीलिए प्रसंज्ञान लेती है आर्टिकल नंबर 23, दुर्व्यापार, मानवों के साथ दुर्व्यापार और साथियों बेगार नहीं करा सकती। ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। मिनिमम वेज हमको देना होगा। ऐसा नहीं है कि सब में पूरे गांव में तो साथियों 500 रुपए दहाड़ी चल रही है, आप हमसे 50 रुपए में कराएंगे। दैट इज बिगार। ये साथियों आपको नहीं कराना होगा। 24वां साथियों 24 है बाल श्रम, यानी कि बाल श्रम पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। किसी भी बच्चे को साथियों 14 साल से कम के बच्चे को किसी भी खतरनाक कार्य में आप नहीं लगा सकते हैं, उससे मजदूरी नहीं करा सकते हैं। और साथियों, है ना, देखिए 14 साल से कम के बच्चों को कारखानों में काम नहीं दिया जाएगा। तो 23 और 24 में साथियों हम लोगों को राइट टू एक्सप्लॉयटेशन या शोषण के विरुद्ध इस भारत के संविधान ने अधिकार दिया है। आइएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर मेरे प्यारे साथियों 25 से लेकर 28 तक है। कहां तक है? धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। आइए दो पहले पढ़ते हैं। देखिए, किसी भी धर्म को आबाद रूप से मानने और प्रचार करने की आजादी होगी। ना आपका मन है चाहे जिस धर्म को मानो, जिस धर्म का, जिस पंथ का पालन करना है कर लो। ये भारत के अंदर आज़ादी है, ये भारत के अंदर ही आज़ादी है, और किसी के अंदर साथियों ऐसे आज़ादी नहीं होगी, है ना। लेकिन भारत इतना, क्योंकि समरसता का है, अखंडता का है, सहान, है ना। हम लोग क्या है, सर्वधर्म संभव वाले आदमी हैं, कि हम वासुदेव कुटुंबकम वाले आदमी हैं, पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है। और इसीलिए हर धर्म को मानने का अधिकार, अपनी मन से, अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानो, किसी का प्रचार करो, किसी का प्रसार करो। आर्टिकल नंबर 25 आपको कहता है। आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है प्यारे साथियों? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का संस्थान कर सकते हैं। मतलब कोई भी धार्मिक कार्य हो रहा है, उसका प्रबंधन, कहां से जुलूस निकलेगा, कहां से मुहर्रम निकलेगा, कहां से यात्रा निकलेगी, उसका प्रबंधन, पूरे सिस्टम का प्रबंधन करने के लिए साथियों आपको अधिकार है कि संस्था की स्थापना करके कर सकते हो। उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ये बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है ना, एक चीज है, देखिए, ये अधिकार किसमें? धार्मिक अधिकार है क्या? सिखों समुदायों को कृपाण धारण करने का अधिकार है ना। वैसे आप लोग कोई भी अगर सम्मेलन करते हो तो आप लोग कोई हथियार नहीं ले जा सकते हो। लेकिन सिखों को साथियों धार्मिक रूप से, उनकी धार्मिक मान्यता है कि ऐसा होगा, तो कृपाण रखने का अधिकार ये धार्मिक अधिकारों में से एक आता है। आइए देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता में 27 नंबर क्या कहता है, 27वां अनुच्छेद क्या कहता है? किसी विशिष्ट धर्म की वृद्धि के लिए टैक्स नहीं, टैक्स जो है बाध्य। किसी विशिष्ट मतलब जैसे आपने देखा होगा सिख धर्म है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। कितना पैसा आता है, बालाजी वाला ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट है, उस पर पैसे पे टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री होगा। अगर धार्मिक रूप से आने वाला पैसा है वो टैक्स फ्री होगा। देखिए इसके पीछे कितना गोलमाल चलता है, ये आप लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बाद की डिपार्टमेंट में जाके बात करेंगे। देखिए आइए 28वां क्या कहता है? पूर्णतः सरकारी धन से चल रहे शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषेध रहेगी। धार्मिक शिक्षा मतलब अगर कोई पूर्ण रूप से कोई सरकारी संस्थान है तो उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्योंकि राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य जो है ना बच्चों, वो क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। राज्य जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, राज्य जो है वो पंथ निरपेक्ष है। किसी के पंथ को बढ़ावा नहीं देगा, ना तो किसी को बढ़ावा और ना किसी का संरक्षण, सब सारे धर्मों का संरक्षण करेगा। यही साथियों आर्टिकल नंबर क्या कहता है? 28 कहता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य साथियों क्या होगा? सर्वधर्म होगा, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आएंगे। ये आर्टिकल नंबर 28 कहता है। बच्चों अब आते हैं हम लोग, ये संस्कृति और संबंधी अधिकार जो है ये आर्टिकल नंबर 29 और 30 से रिलेटेड है। देखिए इनको क्या कहते हैं। आर्टिकल नंबर 29 क्या कहता है? देखिए मौलिक अधिकार है, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक, आप लोगों के बीच में बहुत सारे अल्पसंख्यक हैं, उनके हितों का संरक्षण कैसे करेंगे भैया? उनके हितों का संरक्षण करेंगे। मान लो किसी भाषा बोलते हो, कोई लिपि हो, कोई संस्कृति को बचाने के लिए, जैसे आपने देखा होगा, जैसे है ना, आपने देखा होगा बौद्ध और जैन, कुछ जैन बिल्कुल बिना कपड़ों के रहते हैं, बिना वस्त्र के, दिगंबर रहते हैं। तो बच्चों दिगंबर रहते हैं, अगर कोई दिगंबर है, अगर वो स्कूल में चला जाए बिल्कुल ऐसी स्थिति में बिना दिगंबर बन के, तो क्या होगा? उसको अलग देखा जाएगा। तो उसकी संस्कृति को बचाने के लिए क्या करेंगे? उसकी संस्कृति को बचाने के लिए आज साथियों संरक्षण दिया जाएगा। और संरक्षण कैसे दिया जाएगा? संरक्षण 30 बता रहा है, अल्पसंख्यकों के लिए अपने शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार दिया जाएगा। आइए बच्चों, आप लोग अल्पसंख्यक हैं, आप दिगंबर हैं, तो आइए आप दिगंबर जैन के मंदिर खोलिएगा, स्कूल खोलिएगा, वहां सब लोग एक साथ हों, एक जैसे होंगे। तो ये दोनों अधिकार जो दिए हैं अल्पसंख्यकों के हितों के लिए दिए गए हैं। एक साथियों भाषा संस्कृति बचाने के लिए, और दूसरा वो संस्कृति कहाँ बचाई जाएगी उसके लिए संस्थान खोलना और चलाना दिए गए। आपने देखा होगा बहुत सारे माइनॉरिटी कॉलेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बच्चों जैसे शिक्षण संस्थानों में केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश नहीं रोका जा सकता, इसके हिसाब से नहीं रोका जा सकता। किसी भी शिक्षण संस्थान में ये धार्मिक अधिकार है, किसी भी शिक्षण संस्थान में ये कह के नहीं रोका जा सकता तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम जैनी हो, तुम धर्मी हो, तुम विधर्मी हो, ऐसे नहीं। ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपका क्या है साथियों, 29 और 30 दोनों के बारे में आपने पढ़ा। संपत्ति का अधिकार जो बच्चों अब समाप्त हो चुका है, संपत्ति का अधिकार जो अब समाप्त हो चुका है। पहले अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, इसे मूल अधिकार से हटा दिया गया है। कब हटाया गया है मेरे प्यारे साथियों? 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया है। और कहां भेजा गया है इसको हटाकर अब भाग 12 में भेज दिया गया है। 300 कै के अंतर्गत इसको साथियों क्या बना दिया गया है? विधिक अधिकार बना दिया गया है, विधिक अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में यह केवल विधिक और कानूनी अधिकार है। ये 31वां साथियों आप लोगों को पढ़ाया। आइए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्या कहता है? देखिए इसे है राइट टू रेमेडीज।
ऐसा अधिकार, ऐसा मौलिक अधिकार जो मौलिक अधिकारों को ही अधिकार देता है, मौलिक अधिकारों को दिलाने के लिए ही अधिकार देता है, इसको कहते हैं साथियों 32वां नंबर का। देखिए क्या कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था, हृदय और आत्मा 32 को कहा था। क्यों कहा था? देखिए, मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। यानी कि देखिए, अगर आपका फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, आर्टिकल नंबर 226 के द्वारा, है ना। हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट तो जा ही सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा। हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी आपको जा सकते हैं। लेकिन ऐसा मौलिक अधिकार, सवाल पूछता है ऐसा मौलिक अधिकार जो मौलिक अधिकारों को दिलाने के लिए ही एक अधिकार है, तो वो 32वां है बच्चों। मौलिक अधिकारों को दिलाने के लिए ही अधिकार है, वो 32वां है मेरे प्यारे साथियों। मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 देता है। जैसे आपको कोई सोने नहीं दे रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे कि मेरे जीने का अधिकार दैहिक। जैसे मेनका गांधी बाद आया है बच्चों, मेनका गांधी बाद को बहुत दिया जाता है। मेनका गांधी क्या कहती है? मेनका गांधी साथियों विदेश जा रही होती है, उनके सरकारें या राज्य उनका क्या करती है? पासपोर्ट जब्त कर लेती है। तो वो केस करती हैं कि भैया भारत के अंदर मेरा दम घुट रहा है, मुझे विदेश घूम के आना है, भारत के अंदर मेरा दम घुट रहा है, मुझे विदेश घूम के आना है, अगर मैं भारत में रहूंगी हो सकता है मैं मर जाऊं, और मरने का अधिकार तो है नहीं, तो जीने जाने के लिए क्या करेंगे? जीवन मतलब जीने का और देह, कह सकते हैं क्या, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता 21 में दी गई है। तो बच्चों केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भैया अगर सरकार ने गलत किया, सरकार ने इनके जीने के अधिकार का हनन किया और इनको जीने का अधिकार जाना है, यानी कि विदेश जाना है, बाहर जाना है, तो अधिकार नंबर 21 होगा। देश के अंदर रहना है तो अधिकार नंबर साथियों 19 होगा। दोनों में अंतर आप लोगों ने समझा, मौलिक अधिकारों के हनन को समझा। आगे देखते हैं बच्चों, 5 प्रकार की रिट होती हैं जो आर्टिकल 32 के द्वारा लगाई जाती हैं। 5 प्रकार की रिट होती हैं। पहली होती है हैविस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण कब? देखिए, अवैध हिरासत से शरीर का पेश करना, मतलब सशरीर हैविस कॉर्पस, प्रत्यक्ष रूप से पेश करो। अगर किसी को पकड़ लिया है ना, तो आर्टिकल नंबर 20 और 22 दोनों को याद करिएगा। दोष सिद्धि के लिए और अपने कहते 24 घंटे के अंदर प्रेस करना, ये देती है सुप्रीम कोर्ट को पावर। परमादेश मैडमस, हम आदेश देते हैं, ये सरकारी अधिकारों को दिया जाता है, सरकारी अधिकारियों को दिया जाता है, हम आदेश देते हैं, परमादेश। अधिकार प्रेक्षा कुओ बेरेंटो, सार्वजनिक पद पर किस अधिकार से, आप लोग पता कर सकते हैं। आपके यहाँ कोई अगर फर्जी नौकरी लगी है ना, तो क्वेबेरेंटो के नाम से कर सकते हैं, या आपसे कोई जैसे आपके चालान काटता है, अगर वो 2 स्टार नहीं है, आप उससे कह सकते हैं बच्चे सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा और अधिकार प्रेक्षा से आपके थ्रू आपको साथियों केस में फंसा दूंगा। किस अधिकार से आप मेरा क्या कर रहे हैं? चालान काट रहे हैं। चालान काटने के लिए 2 स्टार होना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो ये सुप्रीम कोर्ट आपको देखेगा आपके अधिकार का हनन। उत्प्रेक्षणा सेंटेरियो बच्चों, अदालत का फैसला रद्द करना, नीचे वाली अदालत का फैसला रद्द करना। जैसे जिला अदालत से हाई कोर्ट रद्द कर देता है, हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट खुद के फैसले को रद्द कर देता है, तो ये है। उसके बाद प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, निचली अदालत को कार्यवाही पर रोकना कि तुम जो कार्यवाही कर रहे हो उसको मेरे पास लाओ, तुम रोक लगा दो। तो ये 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के थ्रू निकालता है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखी। मौलिक अधिकारों से जुड़े ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के कुछ केस आप लोग देखिएगा कैसे। गोलकनाथ केस साथियों 1967 में आता है। संसद मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती, ऐसा कहा गया। संसद कोई भी मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती, संसद कोई कानून बना नहीं सकती। अगर कानून बनाएगी आर्टिकल 13 खड़ा हो जाएगा, कहेगा भैया कानून बन रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, 0, सुप्रीम कोर्ट पाठ करके खत्म कर देगी, संसद नहीं छीन सकती है। मिनर्वा मिल 1980, संविधान सर्वोच्च है, संसद की संशोधन शक्ति सीमित है। संविधान सबसे बड़ी चीज है और संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। कहा कि संविधान सर्वोच्च है, संसद की शक्तियां जो सीमित हैं, अगर संसद कोई कानून बनाएगी ना तो वो संविधान को ध्यान रखेगी। बच्चों 24वां संविधान संशोधन 1971 में होता है। संसद ने जवाब दिया कि वह अनुच्छेद 368 के तहत कुछ बदलाव कर सकती है। ये साथियों हमारे अंदर हुआ था, है ना। देखिए ऐतिहासिक फैसला आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का, इस पे याद रखिएगा। एक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कहते हैं 1973 में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इतिहास का सबसे बड़ा 13 जजों का 13 जज बनते हैं सबसे बड़ी, और 6 और 7 के साथियों इसमें केशवानंद भारती जो हार जाते हैं। लेकिन ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट केस में हारने के बाद, यानी कि केशवानंद भारती हार गया लेकिन फिर भी कुछ आइडियोलॉजी प्रस्तुत करती है। क्या? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का राज्य होता है। केरल के एक मठाधीश होते हैं, केरल के एक मठ होता है, उसके मठाधीश होते हैं केशवानंद भारती, अभी 2 साल पहले मरे हैं, है ना, याद रखिएगा। तो क्या होता है? संसद मौलिक अधिकारों सहित पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती है। बस यही, यानी कि मूल ढांचे का सिद्धांत, ये साथियों केशवानंद भारती से आया। मूल ढांचे का सिद्धांत मतलब
अनुच्छेद हैं कितने, 395। तो बच्चों 396 नहीं हो सकते, 395 ही रहेंगे। चेंज कर लो, क्या चेंज करोगे, 19A, 19B, 20A, 21A, 22A, 44A, 51A, B, C, ये चेंज कर लो, मूल ढांचा नहीं हिलाओगे, है ना। कह रहा है लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकते। अगर 395 अनुच्छेद है तो इतने ही रहेंगे, भाग अगर 22 है तो 22 ही रहेंगे, अनुसूची अगर 12 है तो 12 ही रहेंगी। अगर आपको चेंज करना है तो इसके ABCD में चेंज कर दीजिएगा। ये मूल सिद्धांत था। मेरे प्यारे साथियों, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध और आपातकाल का प्रभाव क्या पड़ता है, ये भी देखिएगा। थोड़ी क्लास लंबी हुई है लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा। कह रहा है अनुच्छेद नंबर 33 जो है खुफिया एजेंसी और सशस्त्र बलों को साथियों मौलिक अधिकारों को संसद की सीमित शक्ति प्रदान करती है, सीमित करती है। और 352 जब लागू होता है, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, है ना, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय, लागू होने पर 19 जो है स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अब अगर मान लो हमारे देश पर किसी विदेश ने आक्रमण कर रखा, आप कह रहे हैं मैं तो कहीं भी जाऊंगा, मैं तो कुछ भी बोलूंगा, मैं तो सरकार की भी बुराई करूंगा, ऐसा नहीं है, 19 खत्म कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 34, किसी क्षेत्र में मार्शल लो यानी कि सैनिक लगा हो, यानी कि कोर्ट मार्शल यानी कि कह सकते हैं सैन्य शासन लगा हो, उस समय पर साथियों कानूनी जो अधिकार है उनको प्रतिबंध लगाया जा सकता है ना। आगे आपातकाल में साथियों 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं किए जाते, 20 और 21 निलंबित नहीं किए जाते। ये आपातकाल में अधिकारों का बात करी गई थी। उम्मीद है साथियों आप लोगों को पूरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो ऐसे ही देखिए, बड़ा टॉपिक है इसलिए साथियों लगभग 15-20 मिनट की चली गई होगी, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर अच्छा लगे तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू साथियों, अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिएगा। जय हिंद बच्चों, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।